सोचो एक ऐसी कब्र जिसे खोदते ही सिर्फ लाश नहीं बल्कि सदियों पुराना सांप जाग जाए और उस सांप के पीछे छुपा हो एक ऐसा राज जो पूरे देश की इतिहास से जुड़ा हो। आज की कहानी शुरू होती है एक्सह्यूमा से। दोस्तों, एक्सह्यूमा सिर्फ एक हॉरर मूवी नहीं है, ये मूवी हमें बताती है कि कभी कभी इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन कोई आत्मा नहीं बल्कि उसके पुरखों के किए हुए पाप होते हैं। इस मूवी में कोरियन कल्चर, पुरानी स्पिरिचुअल बिलीफ्स और हिस्ट्री को इतने रियलिस्टिक तरीके से दिखाया गया है कि हर सीन सस्पेंस से भर जाता है। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही अमीर कोरियन अमेरिकन फैमिली से। कोरियन अमेरिकन मतलब ऐसे कोरियन लोग जो अमेरिका में रहने लगे हैं। इस फैमिली का एक छोटा सा न्यूबॉर्न बेबी अचानक बहुत अजीब बीमारी का शिकार हो जाता है। डॉक्टर्स हर तरह की ट्रीटमेंट करते हैं लेकिन बच्चा ठीक नहीं होता। मेडिकल रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आती है, फिर भी उसकी तबीयत रोज खराब हो जाता है। जब साइंस हार मान लेती है तब फैमिली एक सामान को बुलाती है। सामान का मतलब होता है ऐसा आदमी या औरत जो स्पिरिचुअल दुनिया यानी आत्माओं और अदृश्य शक्तियों से बात करने की कला जानता हो। कोरिया में ऐसे स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर्स को बहुत रिस्पेक्ट दिया जाता है। यहाँ एंट्री होती है हवा रिम की। रिम एक बहुत पावरफुल समन है और उसके साथ होता है उसका स्टूडेंट बोंगिन। स्टूडेंट या ट्रेनी को कोरिया में पोर्टेजी भी कहा जाता है, यानी गुरु का सबसे भरोसेमंद शिष्य। जैसे ही रीम उस बच्चे को देखती है उसे तुरंत समझ आ जाता है कि प्रॉब्लम किसी बीमारी की नहीं है, बच्चे के आसपास एक बहुत ही खतरनाक स्पिरिचुअल एनर्जी घूम रही है। रीम कहती है कि ये एक ग्रेव कॉल है। इसका मतलब होता है किसी मरे हुए पूर्वज की बेचैन आत्मा अपने ही वंशज को बुला रही है। ऐसी आत्मा तब तक शांत नहीं होता जब तक उसकी कोई अधूरी इच्छा या पुराना पाप खत्म ना हो। फैमिली का हेड पार्क जी यंग बताता है कि उसके ग्रैंडफादर की कब्र एक सुनसान पहाड़ में बनी हुई है। उसका मानना है कि अगर उस कब्र को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाए तो शायद आत्मा को शांति मिल जाए। लेकिन इतना बड़ा काम सिर्फ एक समन अकेले नहीं कर सकती, इसलिए रीम और दो एक्सपर्ट्स को बुलाती है। पहला है किंग संग दियक। संग दियक एक फेंग सुई मास्टर है। फेंग सुई असल में एक पुरानी चाइनीज विद्या है जो बताती है कि किसी जगह की एनर्जी या प्राकृतिक शक्तियाँ कैसे इंसान की जिंदगी को इफेक्ट करता है। अगर घर या कब्र गलत जगह बनी हो तो उसे बुरी एनर्जी पैदा हो सकती है। इसी वजह से कोरिया में कब्र बनाने से पहले फेंग सुई एक्सपर्ट्स की सलाह ली जाती है। संग दियक सिर्फ जगह नहीं देखता बल्कि धरती की एनर्जी को महसूस करता है। उसी वजह से उसे जियोमैंसर भी कहा जाता है। जियोमैंसर का मतलब होता है धरती की ऊर्जा, दिशा और प्राकृतिक बैलेंस का एक्सपर्ट। टीम का चौथा मेंबर है यंगयन। यंगयन एक मॉर्टिशियन है। मॉर्टिशियन का मतलब होता है वो व्यक्ति जो अंतिम संस्कार और डेड बॉडी को रिस्पेक्टफुली प्रिपेयर करने का काम करता है। इन चारों की टीम एकदम परफेक्ट लगती है, लेकिन संग दियक की एक प्रॉब्लम है। उसकी बेटी की शादी होने वाली है और उसके पास पैसे की बहुत कमी है। इसी वजह से जब फैमिली उन्हें 5 लाख अमेरिकन डॉलर से भी ज्यादा की पेमेंट ऑफर करती है तो वो मना नहीं कर पाता। सब लोग माउंटेन की तरफ निकल पड़ते हैं। जैसे ही संग दियक उस पहाड़ पर पहुंचता है उसके चेहरे का रंग बदल जाता है। उसे तुरंत महसूस होने लगता है कि ये जगह बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। हर तरफ अजीब सन्नाटा है। पेड़ बिल्कुल सीधे खड़े हैं। हवा चल रही है लेकिन पत्तियां हिल नहीं रही। पक्षी भी आवाज नहीं कर रहे हैं। ये सब फेंग सुई के हिसाब से बहुत बड़ा वार्निंग साइन होता है। संग दियक तुरंत कहता है कि यहाँ कुछ बहुत गलत है। वो काम करने से मना कर देता है, लेकिन पार्क जी यंग पेमेंट को और भी बढ़ा देता है। रीम भी कहती है कि अगर प्रॉपर रिचुअल किया गया तो कोई डेंजर नहीं होगा। यही एक बात समझना जरूरी है, कोरियन कल्चर में रिचुअल का मतलब सिर्फ पूजा नहीं होता। ये एक स्पिरिचुअल प्रोसेस होती है जिसमें मंत्र, म्यूजिक, डांस और ऑफरिंग्स के जरिए बुरी आत्मा को शांत किया जाता है। सब लोग रिस्क लेकर कब्र को खोदना शुरू कर देते हैं और उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता है कि वो सिर्फ एक कब्र नहीं बल्कि सदियों पुराने अंधेरे को जगाने जा रहे हैं। खोदाई शुरू होती है और पहले तो सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन जैसे ही काम आगे बढ़ता है माहौल और भी हेवी हो जाता है। अचानक एक बहुत अजीब और डरावना साइन आता है। एक ग्रेव डिगर से गलती से एक ह्यूमन हेडेड सांप का सर काट जाता है। इसका मतलब होता है ऐसा सांप जिसके सर पर इंसानी फीचर्स या सिंबलिक रूप से इंसानी पहचान हो। कोरियन और ईस्ट एशियन बिलीव्स में ऐसे साइंस को बहुत बड़ा बैड ओमेन माना जाता है। उसी पल आसमान का रंग बदल जाता है और बारिश
शुरू हो जाती है। जैसे ही नेचर खुद वार्निंग दे रही है कि अब इस जगह को छेड़ना ठीक नहीं है। अब सिचुएशन और सीरियस हो जाती है, इसलिए कॉफिन को टेम्पोररी सेफ जगह पर रख दिया जाता है। लेकिन यहाँ एक क्लासिक हॉरर मिस्टेक होता है। एक लोकल कस्टोडियन ट्रेजर के ग्रिड में कॉफिन को खोल देता है और जैसे ही कॉफिन खुलता है अंदर बंद वो स्पिरिट बाहर आ जाता है जो जी यंग के ग्रैंडफादर की होता है। ये स्पिरिट ऐसी आत्मा का है जो अपने साथ हुआ अपमान, इंजस्टिस का बदला लेना चाहता हो। इस स्पिरिट का गुस्सा सिर्फ रैंडम नहीं है, ये अपने ब्लड लाइन को टारगेट करता है, यानी अपने ही वंश के लोगों पर अटैक करता है। यहीं पर मूवी का एक और इमोशनल और हिस्टोरिकल लेयर सामने आता है। ये ग्रैंडफादर एक ऐसा इंसान था जो जापान के कॉलोनियल पीरियड के दौरान इंपीरियल जापान के साथ कोलैबोरेट करता था। इंपीरियल जापान का मतलब होता है वो समय जब जापान के लोग पावरफुल एम्पायर की तरह दूसरे देशों पर कंट्रोल कर रहा था। कोरिया के लोगों के लिए ये पीरियड बहुत पेनफुल था और फिल्म उस हिस्टोरिकल ट्रॉमा को हॉरर के फॉर्म में दिखाती है। ग्रैंडफादर की स्पिरिट इसलिए भी डिस्टर्ब है क्योंकि उसका अंतिम संस्कार रिस्पेक्टफुल नहीं था और उसका कार्मा भी डार्क था। इस स्पिरिट के अटैक में जी यंग के परिवार पर फैटल कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं और बेबी को बचाना सबसे बड़ा चैलेंज बन जाता है। इस पॉइंट पर सैंग डियोक समझ जाता है कि अगर कॉफिन को अभी तुरंत क्रीमेट नहीं कर दिया गया तो न्यूबॉर्न बेबी की जान ही जा सकती है। क्रीमेट का मतलब है डेड बॉडी या कॉफिन को आग से न्यूट्रलाइज करना ताकि उसका स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंस खत्म हो जाए। संग डियोक हिम्मत करके कॉफिन को जला देता है और इसी से पहली कर्स की चेन टूट जाती है। इस स्टेप के बाद फैमिली टेम्पोरली सेफ हो जाती है, लेकिन मूवी की असली मिस्ट्री अभी खत्म नहीं होती। कुछ महीने बाद यंग यॉन संग डियोक को एक और डिस्टर्बिंग बात बताता है। वो ग्रेव डिगर जो स्नेक इंसिडेंट के बाद मेंटली डिस्टर्ब हो गया था, उसने कुछ और स्ट्रेंज चीजें नोटिस की थी। संग डियोक दोबारा ग्रेव साइट पर जाता है और उसे ना सिर्फ उस स्नेक का सर मिलता है बल्कि एक और हिडन बरियल स्पॉट मिलता है। वहाँ एक 7 फुट लंबा स्टैंडिंग कॉफिन छुपा होता है। स्टैंडिंग कॉफिन का मतलब है ऐसा कॉफिन जो सिर्फ फ्लैट ग्राउंड पर नहीं बल्कि खास तरीके से सीधा खड़ा करके रखा गया हो। ये नॉर्मल बरियल नहीं होती, इसका स्पिरिचुअल मीनिंग बहुत डीप होता है। अब रिन, बोंगिल, संग डियोक और यंग यॉन फिर से एक साथ आते हैं। उनका मानना होता है कि इस कॉफिन के अंदर कोई और ज्यादा डेंजरस फोर्स छुपी है, इसलिए इसे टेंपल के पास ले जाना बेटर होगा। टेंपल को एक स्पिरिचुअल सेफ जोन माना जाता है कि वहाँ प्रेयर्स और प्योरिटी का एटमॉस्फेयर होता है। टेंपल में रीन को एक नया राज मिलता है, घिसनु। पहले सबको लगता है कि ये घिसनु कोई हॉली मॉन्क या स्केयर्ड स्पिरिचुअल गाइड है, लेकिन बाद में रिवील होता है कि वो असल में मुरायामा जुंजी नाम का एक पावरफुल जापानीज सामान था। रात होते ही हॉरर और भी इंटेंस हो जाता है। बोंगिल देख लेता है कि एक ओनी टेम्पल प्रीस्ट और एक लोकल पीट फार्मर को मार देता है। ओनी जापानीज फोकलोर का एक डेमन होता है, यानी एक राक्षस या भयंकर आत्मा जो बहुत वायलेंट और डिस्ट्रक्टिव होता है। पीक फार्मर और उसके पीक्स का सीन भी इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये समझाता है कि एनिमी सिर्फ इंसान नहीं बल्कि पूरा स्पिरिचुअल इन्वायरमेंट है। जब रीन और बोंगिल कॉफिन के पास आते हैं तो वो देखते हैं कि कॉफिन अंदर से फट चुका होता है। इसका मतलब कोई नॉर्मल फोर्स नहीं बल्कि एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल एंटिटी बाहर निकल चुकी है। फिर रिवील होता है कि वो ओनी असल में एक समुराई स्पिरिट है। समुराई जापान के ट्रेडिशनल वॉरियर्स होते थे, उनकी लॉयल्टी, ऑनर और वार स्किल्स काफी फेमस थे। कहानी में ये समुराई बैटल ऑफ सेकिगारा में मारा हुआ एक वॉरियर है जो पहले जापान में इंस्ट्रेन किया गया था और बाद में कोरिया ट्रांसफर हो गया। इंस्ट्रेन का मतलब होता है किसी स्कार्स्ड प्लेस में किसी स्पिरिट या मेमोरी को प्रॉपरली एस्टेब्लिश करना, लेकिन यहाँ उसके साथ मैनिपुलेशन हुआ था, इसलिए स्पिरिट अधूरी और रेस्टलेस बन गई। इसी केओस में बोंगिल इंजर्ड हो जाता है और उस पर स्पिरिट प्रोसेसन का असर पड़ता है। प्रोसेसन का मतलब होता है किसी स्पिरिट का इंसान के बॉडी या माइंड पर कंट्रोल कर लेना। अब टीम को समझ आ जाता है कि वो जो फायरबॉल बनकर माउंटेन की तरफ गया था वो इसी समुराई स्पिरिट का रूप था। ये स्पिरिट आग से जुड़ा हुआ है, इसलिए उसे डिफीट करना सिंपल नहीं होगा। रीम पॉसेस्ड बोंगिल के थ्रू स्पिरिट की ओरिजिन ट्रेस करने की कोशिश करती है और संग डियोक वापस ग्रेव साइट पर जाकर क्लूज ढूंढता है। वही उसे पता चलता है कि जो जगह ग्रैंडफादर की टॉम स्टोन पर लिखा था वही समुराई स्पिरिट का डोरमेंट लोकेशन था। यहाँ कहानी एक और ह्यूज रिवील करती है। जापानीज ऑक्यूपेशन के टाइम इंपीरियल जापान ने कोरिया में कई जगहों पर स्पिरिचुअल आयरन स्पाइक गड़े थे। इन स्पाइक का पर्पस था कोरियन की लाइफ फोर्स को डिस्टर्ब करना ताकि लैंड की पॉजिटिव एनर्जी कम हो जाए।
सिंपल वर्ड्स में ये सिर्फ मेटल रॉड्स नहीं बल्कि सिंबॉलिक टूल्स थे जो नेशन की स्पिरिट को वीक करने के लिए यूज हुए थे। इस डिटेल से सब कुछ एक नया पर्सपेक्टिव में समझ आता है। जो लोग पहले ग्रेव रॉबर्स लग रहे थे वो असल में कोरियन पैट्रियट्स थे, इन स्पिरिचुअल स्पाइस को निकालना चाहते थे। पैट्रियट्स का मतलब होता है अपने देश को बचाने वाले लोग। मतलब पहले जो काम विलन जैसा लग रहा था वो एक्चुअली रेजिस्टेंस और देशभक्ति का काम था, और जिस समुराई स्पिरिट को मॉन्स्टर समझा गया वो असल में एक गार्डियन स्पिरिट था जो उस स्पाइक की रक्षा कर रहा था। अब सबसे पावरफुल ट्विस्ट आता है। रीम, संगड्योक और योंगबियोन प्लान बनाता है कि जब स्पिरिट मिडनाइट के बाद जागे तब वो उस रॉड को निकाल लेंगे। टीम उस डेमन का अटेंशन डाइवर्ट करेगी और दूसरे लोग डिगिंग कंप्लीट करेंगे। इस पॉइंट पर रीम को एक विजन मिलता है जिसमें द फॉक्स एक डेकेपिटेड समुराई बॉडी में काटाना एम्बेडेड करता है ना, जापानीज लोगों का तलवार होता है, और यहाँ उसका उस स्पिरिट को एक कर्स्ड वेपन में ट्रांसफॉर्म कर देता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन टुसुकुमोगामी जैसा फील होता है जिसमें कोई ऑब्जेक्ट या वेपन इतनी स्पिरिचुअल एनर्जी से भर जाता है कि वो लिविंग कर्स्ड एंटिटी बन जाता है। सिंपल हिंदी में एक चीज इतनी श्रापित हो जाती है कि उसमें एक अलग ही स्पिरिट बच जाती है। अब सैंगडियोक को फाइनली फॉर्मूला समझ आता है। ये समुराई स्पिरिट फायर एलिमेंट से लिंक है और उसे हराने के लिए वाटर और वुड का बैलेंस चाहिए। फेंग शुई में हर एलिमेंट का अपना रोल होता है। वाटर फायर को ओवरपावर करता है और वुड उस एनर्जी को रीडायरेक्ट एब्जॉर्ब कर सकता है। इसी लॉजिक के साथ सैंगडियोक का वुडन पिकैक्स लेता है और उसे अपनी ब्लड से ड्रेंच करता है। ब्लड से वेपन को वेट करना स्पिरिचुअल सैक्रिफाइस और पर्सनल टच का सिंबल है। फिर वो हिम्मत करके समुराई स्पिरिट पर फाइनल अटैक करता है और उसे डिफीट कर देता है। ये सीन सिर्फ हॉरर एक्शन नहीं बल्कि सिंबलिज्म से भरा हुआ है। यहाँ एक इंसान अपनी फैमिली, अपने देश और अपनी हिस्ट्री को रिस्पेक्ट देते हुए डार्क फोर्स को खत्म करता है। सैंगडियोक फेंट हो जाता है लेकिन उसका सैक्रिफाइस सक्सेसफुल होता है। हॉस्पिटल में जब वो होश में आता है तो उसके साथ रीम, बोंगिल और योंगबियोन होते हैं। ये मोमेंट रिलीफ और ग्रेटिट्यूड का है क्योंकि उन्होंने एक ऐसी स्पिरिचुअल वार जीती थी जो सिर्फ घोस्ट के अगेंस्ट नहीं बल्कि हिस्ट्री के डार्कनेस के अगेंस्ट थी। कुछ टाइम बाद फाइनल सीन में जब लोग सैंगडियोक की डॉटर की वेडिंग अटेंड करते हैं, ये एंडिंग बहुत इमोशनल और फैमिली फ्रेंडली फील देती है क्योंकि कहानी बताती है कि हर कर्स, हर फियर और हर डार्कनेस के बाद भी लाइफ कंटिन्यू करती है। लव, फैमिली और क्लोजर फाइनली जीत जाते हैं। एक्सियुमा का मैसेज यही है कि पुराने जख्म अगर इग्नोर किए जाए तो वो आज की जिंदगी को भी इम्पैक्ट करते हैं, लेकिन अगर हिम्मत, विजडम और रिस्पेक्ट के साथ उनका सामना किया जाए तो सबसे बड़ा श्राप भी तोड़ा जा सकता है। अगर आपको एक्सियुमा की ये ड्रामेटिक और इजी हिंदी एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। ऐसे ही और कोरियन हॉरर स्टोरीज और एंडिंग एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगली कहानी और भी ज़्यादा शॉकिंग होगी। आज के लिए नमस्ते।